सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 3 आगे पढ़ने वाले हैं। प्रवाल भित्ति पारितंत्र। प्रवाल एक चूना प्रधान जीव है जो मुख्यतः कठोर रचना वाले खोल होते हैं जिसमें मुलायम जीव रहते हैं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागरों 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है। प्रवालों के विकास के लिए जल को अवसाद रहित होना चाहिए, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवाल का मुख बंद हो जाता है एवं वे मर जाते हैं। प्रवाल विशेष रंगों के होते हैं। जब कोई प्रवाल मरता है तो दूसरा उसी के शरीर पर कड़ी के रूप में विकसित हो जाता है। इसकी आकृति टहनियों की तरह अथवा शाखाओं की तरह हो जाती है। इस प्रकार प्रवाल जीव मरने के उपरांत एक विशिष्ट प्रकार की रचना करते हैं जो दीवार की भांति होती है। इस दीवार की भांति रचना को ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है। प्रवाल एक जीवित प्राणी है। कोरल जुजैंथली के साथ सहोपकारिता में रहता है। इसमें जुजैंथली उसे भोजन तथा कोरल उसे आवास की सुविधा प्रदान करता है। जुजैंथली है ये भोजन प्रदान करता है और कोरल आवास की सुविधा प्रदान करता है। प्रवाल भित्तियों को विश्व की सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल माना जाता है तथा इसे समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके संरक्षण में अनेक सागरीय जीव जंतुओं को आश्रय के साथ साथ अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। प्रवाल में रंग जुजैंथली के कारण होता है। प्रवाल भित्ति के प्रकार। तटीय प्रवाल भित्ति। महाद्वीपीय या द्वीपीय तट से लगे प्रवाल भित्तियों को तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। हालांकि ये भित्तियां तट से सटी रहती है, परंतु कभी कभी इनके एवं सतल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण इनमें छोटे छोटे लैगून का निर्माण हो जाता है, जिसे बोट चैनल कहा जाता है। वितरण। यह दक्षिणी फ्लोरिडा, अंडमान एवं निकोबार, मन्नार की खाड़ी के निकट, रामेश्वर सोसाइटी द्वीप समूह आदि स्थानों पर दिखाई देती है। नेक्स्ट है अवरोधक प्रवाल भित्ति। यह प्रवाल भित्ति अन्य दोनों प्रकार की प्रवाल भित्तियों की तुलना में विशालतम होती है। इनका विकास तट के समांतर होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। वलयाकार प्रवाल भित्ति। ये अंगूठी या घोड़े की नाल की आकृति वाली होती है। इनके केंद्र में लैगून होता है। इनके बीच में खुले भाग पाए जाते हैं, जिस कारण खुले सागर और लैगून का संपर्क बना रहता है। वलयाकार प्रवाल भित्ति के प्रमुख उदाहरण फिजी एटोल तथा एलिस द्वीप में फुनाफुटी एटोल है। लक्षद्वीप में भी अनेक एटोल पाए जाते हैं। प्रवाल भित्ति को खतरा। किन चीज़ों से? विश्व की 26% कोरल रीफ अति संकटग्रस्त है। 35 मिलियन एकड़ कोरल रीफ जो कि 93 देशों में फैली है, विनाश के करीब है। प्रवाल भित्ति पर खतरों के मुख्य कारक। प्राकृतिक कौन कौन से कारण हैं? एल नीनो, हरिकेन, सागरीय अम्लीकरण, प्रवाल भित्ति को खाने वाले समुदाय और रोग। और मानव जनित कारण मछली पकड़ने की गलत तथा स्थिकारी पद्धति, तटीय विकास, वैश्विक तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट है पर्यटन, समुद्री प्रदूषण, तलछट अवसादों में वृद्धि, कोरल खनन, नो प्री वैन, परमाणु परीक्षण।
पिछले 2 दशकों में विश्व की 20% कोरल रीफ समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में केवल 30% कोरल रीफ ही किसी संकट से बाहर है। प्रवाल भित्ति के खतरे के प्रमुख कारण प्राकृतिक व मानवीय दोनों हैं। प्रवाल विरंजन क्या है? प्रवाल पर निर्भर रहने वाले रंगीन जुजैंथली शैवाल जब पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके ऊपर से हट जाते हैं तो प्रवाल अपने वास्तविक सफेद रंग में आ जाते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से अर्थात ग्लोबल वार्मिंग से जुजैंथली प्रकाश संश्लेषण की अपनी दर को अत्यधिक तीव्र कर देते हैं, जिससे प्रवाल के ऊतकों में ऑक्सीजन खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है। इसे प्रतिसंतुलित करने के लिए या तो प्रवाल जुजैंथली को अपने शरीर से निकाल देते हैं या जुजैंथली खुद अपने रंगीन क्लोरोफिल की मात्रा को कम कर देते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रवालों के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और वे अपने वास्तविक रंग यानी सफ़ेद दिखने लगते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजन कहा जाता है। प्रवालों के इस तरह से बड़ी संख्या में मरने से उन पर आश्रित अनेक जीव जंतुओं का जीवन खतरे में आ जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है, क्योंकि समुद्री पारितंत्र में प्रवाल एक कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है। प्रवाल विरंजन के अन्य कारणों में कोरल खनन, मछली पकड़ने की अवैज्ञानिक पद्धति, अवसादों में वृद्धि, एल नीनो भारी वर्षा एवं बाढ़, विवर्तनिकी उत्थान आदि प्रमुख है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ 4 क्षेत्रों में पाई जाती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी में सबसे कम और मन्नार की खाड़ी में और लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में और सबसे कम कच्छ की खाड़ी में। इन क्षेत्रों के अलावा तरकली, अंगिरिया, विजयदुर्ग महाराष्ट्र, नैटरानी द्वीप कर्नाटक आदि में भी पाई जाती है। प्रवाल भित्ति का संरक्षण। प्रवाल भित्ति का संरक्षण ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क GCRMN ICRI इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव को सहायता प्रदान करता है। यह ICRI को विभिन्न वैज्ञानिक खोज एवं समन्वय द्वारा कोरल पारितंत्र की सूचना साझा करता है तथा उसके संरक्षण एवं प्रबंधन में सहायता उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग एंड प्रोडिक्शन सिस्टम। इसे वर्ष 1991 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय जल को स्वस्थ रखना तथा प्रदूषण से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन करना है। वर्ष 2000 से 2001 में इसे संशोधित व पुनर्गठित किया गया, जिसमें पर्यावरण से संबंधित नियमों, विधानों तथा परामर्श सेवाओं के उपबंध शामिल किए गए। नेक्स्ट है लैंड ओशन इंटरेक्शंस इन दी कोरल जोन। इसे 1993 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में आने वाले वैश्विक बदलावों पर नज़र रखना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट। इसे वर्ष 1998 से शुरू किया गया और इसका प्रमुख कार्य तटीय और मरीन क्षेत्रों का एकीकृत प्रबंधन करना है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर में नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट
खोला गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रवाल भित्ति के संरक्षण के उपाय सुझाना है। स्वच्छ जल पारितंत्र। स्वच्छ जल पारितंत्र को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, बहता हुआ जल पारितंत्र और स्थिर जल पारितंत्र। दोनों पारितंत्रों में बहुत अधिक समानताएं पाई जाती है। स्थिर जल पारितंत्र को झील पारितंत्र द्वारा समझना आसान होता है। झील पारितंत्र। अलवणीय झील में घुलित लवणों की सांद्रता बहुत कम होती है। तापमान दैनिक और मौसमी परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। उष्णकटिबंधीय झीलों में सतह का तापमान कभी भी 40 डिग्री से नीचे नहीं जाता है। समशीतोष्ण झील के तापमान में भी परिवर्तन अधिक नहीं होता है। शीतोष्ण झीलों में जल की ऊपरी सतह जम जाती है, परंतु जीव इस हिमाच्छादित सतह के नीचे जीवित रहते हैं। अलवणीय पारितंत्र पर प्रकाश का गहरा प्रभाव पड़ता है। निलंबित पदार्थों की बहुत बड़ी संख्या जल में प्रकाश की पहुंच को अवरोध कर देती है। कुछ जंतु श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु पानी की सतह पर तैरते हैं। जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए जल में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। झील के 4 विभेदित क्षेत्र होते हैं। वेलांचली मंडल, सतह वाला या ऊपरी क्षेत्र, उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र, प्रकाश व ऑक्सीजन की भरपूर उपलब्धता, जलीय पादप, केचवी, मेंढक, मछली, पर्च आदि प्रजातियां पाई जाती है। इसे बोलते हैं वेलांचली मंडल। लिम्नेटिक मंडल, गर्म व प्रकाश की उपलब्धता, प्लैंकटन और बड़ी मछलियां। नेक्स्ट है प्रोफंडल मंडल, गहराई पर प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी, कम ठंडा, पौधों का अभाव। नितलीय क्षेत्र, झील का तल या अप्रकाशित क्षेत्र, अधिकांश अपघटक आदि इसमें पाए जाते हैं। झीलों के प्रकार। पोषण के आधार पर झीलें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है एलिगोट्रोफिक, दूसरा है मीजोट्रोफिक और तीसरा है यूट्रोफिक। झील तालाब पारितंत्र में प्राणी जात व पादप जात। प्रमुख पादप मैक्रोफाइट्स प्रजाति वर्ग, फाइटो प्लैंकटन, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, युगलिनोफाइसी की विभिन्न प्रजातियां झील पारितंत्र में दिखाई देती है। नेक्स्ट है प्रमुख जंतु। केचवे, मेंढक, मछली, जूप्लैंक्टन, केकड़ा, मच्छर, घोंघा, टैडपोल, बत्तख। संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र, ये 3 प्रकार का होता है। ज्वारनदमुख पारितंत्र, आर्द्रभूमि पारितंत्र और मैंग्रोव पारितंत्र। ज्वारनदमुख पारितंत्र, नदियां जब डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती है तब एस्चुरी का निर्माण होता है। इसलिए एस्चुरी को एक ऐसे संक्रमण क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां नदियां समुद्र में मिलती है। यह एक ऐसा तटीय क्षेत्र होता है जिसका मुंह समुद्र की ओर खुला होता है। ज्वारनदमुख पारितंत्र के लाभ: प्रोविजनिंग सेवाएं, विनियमन और रखरखाव सेवाएं। इसमें क्या खाद्य उत्पादन है, कच्चे माल की उपलब्धता, प्राकृतिक औषधियों का उत्पादन, जैव विविधता, उच्च जैव उत्पादकता। और इसमें कचरे का नियमन, पोषक तत्व व गैसीय रचना का चक्रण, जलवायु विनियमन, जल चक्र की स्थिरता।
और पर्यावास और पारिस्थितिकी सामुदायिक सेवाएं हैं। जीव जंतुओं के लिए वास, नई प्रजातियों का वास, बाढ़ सुनामी से सुरक्षा, मछलियों का वास। और नेक्स्ट है सांस्कृतिक सेवाएं, सांस्कृतिक और मनोरंजन केंद्र, पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्यता, मछली उत्पादन, शोध क्षेत्र। स्वाभाविक है कि एस्चुरी एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ नदियों के भी गुण होंगे और समुद्र की भी कुछ विशेषताएं होंगी। यही कारण है कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता एस्चुरी में अधिक होती है, क्योंकि यहाँ नदियों और समुद्र दोनों के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। पोषक तत्वों की भारी मात्रा में प्राप्ति होती है। एस्चुरी में समुद्र और नदी का जल हमेशा प्रवाहित होता रहता है, इसलिए उसकी लवणता 0.5 ppt से 35 ppt के बीच होती है। एस्चुरी विश्व के सर्वाधिक सघन बसावट वाले क्षेत्रों में से एक है। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता भी यूफ्रेट्स नदी की एस्चुरी में ही विकसित हुई। एस्चुरी में जवायु गतिविधियां भी सीमित होती है, इसलिए यह प्राय एक शांत क्षेत्र होता है जो अनेक जीव जंतुओं को निवास के लिए आकर्षित करता है। इसके अलावा जीव जंतुओं के लिए यहाँ भोजन की भी प्रचुरता होती है। एक लैगून, खाड़ी या पतन भी एस्चुरी के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। एस्चुरी केवल कुछ जीव जंतुओं या पौधों का आवास स्थल ही नहीं है, बल्कि यह प्रदूषण को भी नियंत्रित करता है। एस्चुरी की दलदली भूमि और पौधे नदियों द्वारा लाए गए अवसादों और प्रदूषकों को अवशोषित कर जल को स्वच्छ बनाते हैं। एस्चुरी में पाए जाने वाले पौधे तटीय क्षेत्रों के कटाव को तो रोकते ही हैं, साथ ही समुद्री तूफान की प्रभाविता को भी कम करते हैं। एस्चुरी भूमिगत जल का पुनर्भरण कर पीने योग्य जल की उपलब्धता को बढ़ाता है। माही, तापी, नर्मदा, मांडवी आदि नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। ज्वारनदमुख पारितंत्र की समस्याएं। नगरीय मल जल एवं औद्योगिक कचरे के इन क्षेत्रों में बहाव के कारण होने वाले प्रदूषण से इन ज्वारनदमुखों की पारिस्थितिकी पर बुरा प्रभाव पड़ा है। मनोरंजन एवं पर्यटन का प्रभाव इस क्षेत्र पर बहुत अधिक पड़ा है। अति मत्स्यन, नवीन प्रजातियों का आगमन एवं अन्य जीवों की निकासी, बंदरगाह व जल परिवहन प्रणाली। जलवायु परिवर्तन, जल स्तर में वृद्धि, इससे ज्वारनदमुख पारितंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन, उद्योग, कृषि, होटल, बंदरगाह निर्माण, शहरी अतिक्रमण आदि। अवसादीकरण की समस्या। और नेक्स्ट है सुनामी। आर्द्रभूमि पारितंत्र, रामसर कन्वेंशन ने आर्द्रभूमि को निम्न रूप में परिभाषित किया है: दलदल, पंखभूमि, पीठभूमि या जल, कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी, स्थिर जल या गतिमान जल तथा ताजा, खारा व लवणयुक्त जल क्षेत्रों को आर्द्रभूमि कहते हैं। इसके अंतर्गत सागरीय क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जहाँ निम्न ज्वार के समय भी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती। आर्द्रभूमि का वर्गीकरण: समुद्री तटीय आर्द्र, अंतःस्थलीय आर्द्र। ये आर्द्रभूमि दो प्रकार की है: स्थायी उथला समुद्री जल, खाड़ी व जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है समुद्री उपज्वार, जलीय बेड, कोरल रीफ, पथरीला समुद्री तट और बालू गोटियां एवं कंकड़ तट, एस्चुरी, लैगून और मैंग्रोव। ये क्या है? समुद्री तटीय आर्द्रभूमि है। और अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि झील, तालाब, डेल्टा, स्ट्रीम, क्रीक, अनूप, कच्छ, स्वच्छ पानी स्प्रिंग,
और नेक्स्ट है मानव निर्मित आर्द्रभूमि, एक्वाकल्चर, तालाब, छोटे टैंक, संचित कृषि भूमि, कैनाल, अपशिष्ट पानी निवारक क्षेत्र। आर्द्रभूमि का महत्व या उनके उपयोग। प्रोविजनिंग सेवाएं, आर्द्रभूमि से उपलब्ध उत्पाद भोजन, स्वच्छ पानी, ईंधन एवं फाइबर। आनुवांशिक संसाधन, बायोकेमिकल उत्पाद। और विनियमन सेवाएं, आर्द्रभूमि पारितंत्र का विनियमन करने से लाभ है। जलवायु नियमन, हाइड्रोलॉजिकल रेजिम्स, मृदा प्रदूषण से सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण। आर्द्रभूमि से सामग्री एवं गैर सामग्री, आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक, मनोरंजन, सौंदर्य, शैक्षिक और परंपरागत जीवन निर्वाह एवं ज्ञान। सहायक सेवाएं, दूसरे पारितंत्र के लिए आवश्यक सहायक सेवाएं, मृदा निर्माण, पोषक तत्वों का चक्रण, प्राथमिक उत्पादन, परागण, जैव विविधता, खतरों में पड़ी जातियों का आवास। नेक्स्ट है अनूप व कच्छ क्या होते हैं। अनूप ऐसी आर्द्रभूमि हैं जिसमें वृक्ष भी पाए जाते हैं, जबकि कच्छ में वृक्ष नहीं पाए जाते। ये दोनों प्राय बहते जल से संबंधित है, इसलिए इनमें उच्च उत्पादकता पाई जाती है। अनूप को आर्द्रभूमि वन भी कहा जाता है। ये नदियों या झील के किनारे हो सकते हैं। कच्छ अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित, इनमें पेड़ों की जड़ें पानी के अंदर तथा पत्तियां व तने पानी के बाहर होते हैं। इनमें अनूप व कच्छ प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र गति से होती है। नेक्स्ट है दलदल तथा फेन। दलदल वह क्षेत्र है जो वृक्ष युक्त या वृक्ष विहीन हो सकता है, परंतु ये क्षेत्र जलमग्न मृदा में ही पाए जाते हैं और उनमें पीट का संचय होता है। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कुछ दलदली क्षेत्रों को जल की प्राप्ति वर्षा जल की बजाय भौमजल से या धरातलीय अपवाह जल से होती है, जिन्हें फेन कहा जाता है। इनकी प्रकृति अम्लीय नहीं होती है। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि के संरक्षण का प्रयास। आर्द्रभूमियों पर रामसर सम्मेलन 1971। 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए रामसर कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में अवस्थित में एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें आर्द्रभूमियों व उनके संरक्षणों, उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोगों के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। रामसर सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित वैश्विक वातावरणीय संधि है। यह समझौता 1975 में लागू हुआ। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ। आर्द्रभूमि के महत्वपूर्ण कार्यों, मूल्यों और सेवाओं की जानकारी न होने से इनके तेजी से नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। इसलिए वैश्विक समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए रामसर कन्वेंशन तैयार किया गया। हालांकि रामसर कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र के बहुपक्षीय वातावरणीय संधियों से संबंध नहीं है। सम्मेलन के पक्षकार देशों के प्रमुख दायित्व। आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में नामित करना, जहां तक संभव हो सके आर्द्रभूमियों का उनके क्षेत्रों में बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। सीमा क्षेत्रीय आर्द्रभूमियों, 2 या 2 से अधिक देशों की सीमाओं पर अवस्थित साझा पानी व्यवस्थाओं, 1 से अधिक नदी घाटियों के भाग आदि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आर्द्रभूमि रिजर्व बनाना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 1971 में इसी दिन रामसर सम्मेलन को अपनाया गया था। हालांकि पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1997 में
मनाया गया था। रामसर अभिसमय की स्थायी समिति द्वारा वर्ष 2022 के लिए स्वीकृत की गई थीम वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर है, जबकि वर्ष 2021 के लिए स्वीकृत की गई थीम आर्द्र भूमि और जल है। आर्द्र भूमि में कमी के कारण प्राकृतिक कारण समुद्र स्तर का बढ़ना, बाढ़ व सूखा, हरिकेन आदि तूफानों से खतरा और अपरदन, जलवायु परिवर्तन। मानवीय कारक कृषि, वानिकी और मच्छर नियंत्रण के लिए जल निकासी, नेविगेशन और खाद्य सुरक्षा के लिए ड्रेजिंग और दारा तटीकरण, ठोस अपशिष्ट निपटान, बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध और डाइक व समुद्री दीवार को बनाना, घरेलू अपशिष्ट से पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और पोषक तत्वों का मिलना, आर्द्र भूमियों का खनन, फास्फेट व अन्य खनिज के लिए और भूमि जल का अतिदोहन, अति मत्स्यन व पर्यटक गतिविधि। भारत में आर्द्र भूमि का वितरण। भारत में कुल आर्द्र भूमि क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4.7% है। भारत में आंतरिक आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र तटीय आर्द्र भूमि के भौगोलिक क्षेत्र से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सुंदरवन पश्चिमी बंगाल का है और सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। भारत 1982 में रामसर समझौते का सदस्य बना। उस समय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया। फरवरी 2022 तक भारत के 49 सतलों को रामसर अभिसमय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के तौर पर शामिल कर लिया गया। हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत भारत की 2 नई आर्द्र भूमियों, जिनमें एक उत्तर प्रदेश और एक गुजरात में स्थित है, उनको आर्द्र भूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया। आर्द्र भूमि का वितरण। इनलैंड आर्द्र भूमि प्राकृतिक है 43% है और मानव निर्मित 30% है। प्राकृतिक 24% है और मानव निर्मित 3% है। कोस्टल आर्द्र भूमि।